आप सभी को मेरा नमस्ते। हमने 62 नंबर तक प्रश्न कर लिया था। आज हम OPSC PGT हिंदी के 63 नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं, तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए। चलिए, प्रश्न संख्या 63। जब कोई भाषा पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य भाषा परिवार क्षेत्र में भी उसका प्रयोग सार्वजनिक कामों आदि में प्रयुक्त होने लगता है तो वह डैश का पद पा जाती है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्वभाषा, विशिष्ट भाषा। तो ये हो जाएगा राष्ट्रभाषा, यानी पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा। तुलनात्मक साहित्य के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से असंगत चयन कीजिए। तो असंगत पूछ रहा है तो कौन सा होगा? ए, तुलनात्मक साहित्य साहित्यिक समस्याओं का अध्ययन है जहाँ एक से अधिक साहित्य का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। तुलनात्मक साहित्य में हम एक से अधिक साहित्य का प्रयोग करते हैं। तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन को प्रत्येक अध्याय या पृष्ठ में तुलनात्मक होने की आवश्यकता नहीं, वरन उसकी दृष्टि, उद्देश्य तथा कार्यान्वयन को तुलनात्मक होना चाहिए। बिल्कुल सही। तुलनात्मक साहित्य मात्र अंतःभाषिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ तुलनात्मक अध्ययन है, तो यह नहीं होगा, ये सिर्फ अंतःभाषिक नहीं होगा। तुलनात्मक साहित्य राष्ट्रीय साहित्य के इतिहासों के झूठे अलगाव के खिलाफ लड़ता है, तो ये भी सही होगा। निम्न में से कौन सा महादेव वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखाचित्र नहीं है? रामा, बिंदा, साब्या, बोलती प्रतिमा। तो ये बोलती प्रतिमा नहीं है। रामा भी महादेव वर्मा का है, बिंदा भी है, सबिया भी है, ठीक है। ये सब पात्र है। जो रामा क्या, रेखा चित्र भी है, पात्र भी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से सरकारी पत्राचार का प्रकार नहीं है? अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, ज्ञापन, विज्ञापन। तो कौन सा नहीं? ज्ञापन, विज्ञापन। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? विज्ञापन नहीं है, ठीक है। जब हम सरकारी पत्राचार की बात करें तो उसमें अर्ध सरकारी पत्र भी आता है, सरकारी पत्र भी आता है और ज्ञापन भी आता है। भारतीय काव्यशास्त्र आचार्यों का सही क्रम क्या है? अब ये भारतीय काव्यशास्त्र से प्रश्न पूछ लिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। आचार्य भरत मुनि। तो भरत मुनि जो है वो कब के आते हैं? दूसरी शताब्दी में आते हैं, ठीक है। भामा छठी में आते हैं। आचार्य विश्वनाथ किस में आते हैं? 14वीं शताब्दी में आते हैं। और जगन्नाथ 17वीं में आते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा सी। तो भारतीय काव्य शास्त्र में जितने भी आचार्य हैं उन सभी को हमें याद करना है। जैसे कि भरत मुनि का क्या नाट्य शास्त्र हो गया, आचार्य भामा का काव्य अलंकार हो गया, ठीक है। जगन्नाथ जी का रस गंगाधर हो गया, आचार्य विश्वनाथ का याद नहीं, देखते हैं आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से नई समीक्षा के आलोचकों में किनका नाम आता है? किनका? जॉनसन, पॉप, रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ। तो नई समीक्षा में देखते हैं रिचर्ड्स का भी नाम आता है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की प्रशासनिक शब्दावली के अनुसार अंग्रेजी पदनाम प्रो वाइस चांसलर के लिए हिंदी का पदनाम क्या है? प्रो वाइस चांसलर, सम कुलपति, प्रति कुलपति, उक्त तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सम कुलपति, ठीक है। अगर हम वैज्ञानिक या तकनीकी शब्दावली आयोग की प्रशासनिक शब्दावली के अनुसार अगर हम प्रो वाइस चांसलर को देखें तो उसका पदनाम हो जाएगा सम कुलपति। सोयं राजन्तेश्वरा अनवग भगति व्यंजन मिति अर्थात स्वर स्वतंत्र है, व्यंजन उन पर आधारित है। उक्त मत किसका है? तो उक्त मत जो है यहाँ पतंजलि का है। अगर आपको इस प्रश्न में कुछ गलती लगती है तो आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। आइए 71 नंबर प्रश्न। रिपोताज के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। रिपोताज, ठीक है। रिपोताज शब्द फ्रेंच भाषा से गृहीत है, तो ये बिल्कुल सही है।
प्रथम महायुद्ध के अवसर पर यूरोपीय साहित्य में इस गद्य विधा का विशेष विकास हुआ था, तो यह नहीं होगा, यह असत्य कथन है। वास्तविक घटना को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना रिपोर्ट है, बिल्कुल सही। और रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं, बिल्कुल सही। आइए 72 नंबर, प्रारंभिक भारतीय तुलनात्मक साहित्य के विद्वान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा तुलनात्मक साहित्य हेतु चयनित क्षेत्रों के संबंध में असत्य का चयन कीजिए। तो तुलनात्मक साहित्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और तुलनात्मक साहित्य की जो पुस्तक है वो उतनी जल्दी मिलती नहीं है, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो असत्य कथन चयन किया गया, कहा गया है। चलिए देखते हैं। बंकिम बाबू ने शेक्सपियर को कालिदास से ज़्यादा महत्वपूर्ण नाटककार स्वीकार किया, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने बायरन तथा शैली की प्रकृति परक कविताओं के साथ वैदिक ऋचाओं की तुलना की, बिल्कुल सही। उन्होंने अपने निबंधों में चरित्र चित्रण की दृष्टि से भवभूति और शेक्सपियर की तुलना की अति प्राकृतिक विश्लेषण की दृष्टि से कुमार संभव तथा पैराडाइज लास्ट का विवेचन किया, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने नीति तत्व एवं विरात्मकता के आश्रय से विद्यापति और जयदेव की तुलना की है, तो यह नहीं होगा, ये आंसर हमारा असंगत हो जाएगा। काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन से क्या आशय है? तो अगर हम देखते हैं तो काव्य प्रयोजन बोल रहा है, तो काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य होता है, तो काव्य का उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछ लेता काव्य हेतु, हेतु का अर्थ कारण होता है, तो आप वहाँ पर कारण लगा सकते। तो यहाँ क्या पूछा था? काव्य प्रयोजन, तो हम काव्य का उद्देश्य लगाएंगे। अनुवाद का संबंध स्रोत भाषा के संदेश का पहले अर्थ तथा फिर शैली के धरातल पर लक्ष्य भाषा में निकटतम स्वाभाविक तथा तुल्यार्थक उपादान प्रस्तुत करने से होता है। अनुवाद की परिभाषा के संबंध में उक्त मत किस विद्वान का है? तो यह प्रश्न अनुवाद से पूछ लिया गया। तो देखते हैं, अनुवाद विज्ञान के प्रखर चिंतक और प्रणेता नायडा, ठीक है, नए कथन नायडा का है। निम्न में परिभाषिक शब्दों की विशेषता नहीं है, तो कौन सा पारिवारिक माने जो परिभाषिक शब्द होते हैं ना, तो उसकी विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं होगी? देखते हैं। दुर्हुता, ये बिल्कुल होगी। सटीक अभिव्यक्ति, तो ये भी होगी, ठीक है। इसके बाद अगर देखें स्वाभाविक निर्माण, तो ये जो है नहीं होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकटित होती है तो उसे हम भाषा की संज्ञा देते हैं। तो ये कथन जो है आंख बंद कर प्लेटो लगा दीजिए, ठीक है। क्या लगा दीजिएगा आप? आंख बंद करके प्लेटो में लगा दीजिए। देखिए कैसे पूछा, ये भाषा से प्रश्न पूछा गया है कि भाषा किसे कहते हैं? कि भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचार को प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ लिया गया, ठीक है। 77 नंबर प्रश्न आइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत का सही क्रम मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। प्रकाशन वर्ष होगा तो मैं बाद में आपको लिख के भेज दूंगी कमेंट में। तो देख लीजिए क्या होगा। वृद्ध का कमंडल, लद्दाख, आज़ादी मेरा ब्रांड, तीरे तीरे नर्मदा, स्वर्ग में 5 दिन। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 78 नंबर, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि की भाषा के संदर्भ में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रावधान है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 348। तो आप देखिए यहाँ पर अनुच्छेद से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 343 पूछ लिया। संविधान की भाषा क्या होगी? कि हिंदी देवनागरी लिपि रहेगी, भाषा क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी सारे अनुच्छेद है ना, तो इसे हमें याद करने की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 120 का विषय क्या है? तो 120 का विषय क्या हो जाएगा? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो 120 का विषय है। अब देखिए 80 नंबर,
द क्राइटेरियन त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो हो जाएगा टी.एस. इलियट। ठीक है, टी.एस. इलियट। 81 नंबर, अलीजीव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अलीजीव को अगर देखें तो अन्य हो जाएगा उपयुक्त तीनों के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, कौवा, घंटी, सुंडी का। इस प्रश्न को मैंने गलत कर दिया था, इसमें मैंने कौवा लगा दिया था, पर अगर ये देखें तो तीनों हो सही आंसर होगा, घंटी भी होगा, सुंडी का भी होगा। साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद के प्रकारों के असंगत का चयन करें। तो अनुवाद के प्रकार का असंगत पूछा है, तो अगर हम देखें काव्य अनुवाद भी होगा, ठीक है, नाट्य का अनुवाद भी होगा, छायानुवाद, कथानुवाद बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, आंसर यहाँ पर हो जाएगा छायानुवाद आंसर होगा। आंसर यहाँ का छायानुवाद, मैंने गलती से कथानुवाद लगा दिया, तो छायानुवाद इसका आंसर नहीं होगा। विद्यानिवास मिश्र का साक्षात्कार गांव के मन के रूबरू किनके द्वारा संपादित है? किन द्वारा संपादित है? समीक्षा ठाकुर, पुष्पा भारती, स्मिता मिश्र, कुमुद शर्मा। तो आंसर हो जाएगा कुमुद शर्मा। जॉन फ्लेचर ने अपने निबंध द क्रिटिसिज्म ऑफ कैप्रिजन में तुलनात्मक साहित्य के किस क्षेत्र को निर्धारित नहीं किया है? तो तुलनात्मक साहित्य का यानी देखो सांस्कृतिक देशांतरण का विशेष अध्ययन, आंदोलनों तथा प्रवृत्तियों का विवेचन। तो इसका उन्होंने निर्धारित नहीं किया है। किसका नहीं किया है? आंदोलनों तथा प्रवृत्तियों का विवेचन। भूतों के पांव, सदाचार का ताजीब एवं निठल्ले की डायरी किनके व्यंग लेख संस्कृत माने कि लिखित संग्रहित है? तो हो जाएगा हरिवंश, ये हरिशंकर प्रसाई, क्योंकि एक व्यंग्यात, क्योंकि ये व्यंग लिखते हैं। निबंध इनके जितने भी अगर व्यंग देखें, इनकी अगर रचनाओं को देखें, निबंध को ले, तो इसमें राजनीतिक परिस्थिति ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार मानकता या शुद्धता के आधार पर भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2, 3, 4, 5। तो भाषा के अगर देखें तो 3 रूप हैं। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के यात्रावृत्तों में असंगत का चयन कीजिए। ठीक है, तो स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के यात्रावृत्तों का अगर हम असंगत देखते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर बद्रिकाश्रम यात्रा। तो ये असंगत है, बाकी सब सही है। अमेरिका दिग्दर्शन, मेरी कैलाश यात्रा, अमेरिका भ्रमण, तो ये सभी सही है। ब्रज का पुराना अर्थ क्या है? तो ब्रज का पुराना अर्थ हो जाएगा पशुओं का समूह, गौ का समूह, चारागाह। तो उपयुक्त तीनों इसका आंसर हो जाएगा। आदर्श राज्य से कवि के निष्कासन का विचार निम्न में से किसका है? तो प्लेटो का, क्योंकि प्लेटो एक अच्छा आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं, जिसमें मैंने अच्छा आदर्श वो बनाना चाहते थे। कौन? प्लेटो। तो उनका क्या है? अनुकरण सिद्धांत भी है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा पैतृक नहीं है, तो सही नहीं है पूछ रहा है, बिल्कुल है। भाषा पैतृक नहीं, बिल्कुल है। भाषा अर्जित संपत्ति नहीं है, तो ये सत्य नहीं है, ये भाषा अर्जित संपत्ति है, तो ये बोल दिया नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि भाषा अत्यंत सामाजिक वस्तु है, भाषा परंपरा है, व्यक्ति उनका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता है। चलिए, एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। अनुवाद की उक्त परिभाषा किस विद्वान की है? तो अनुवाद की उक्त परिभाषा जो है वह डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है। ठीक है, इंद्रनाथ चौधरी उनका नहीं है, दंगल झाटे उनका भी नहीं है, रामविलास शर्मा इनका भी नहीं है। अब देखिए, अनुवाद से बहुत सारे प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं, तो अनुवाद की पुस्तक पढ़ना भी हमें ज़रूरी है। तो हम अनुवाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, हम भाषा की पुस्तकें पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रज का पुराना ईत हो गया है। काव्य शास्त्र के संदर्भ में काव्य लक्षण का अर्थ क्या है? अब पूछा काव्य लक्षण, हमने देखा था काव्य प्रयोजन यानी काव्य का उद्देश्य था, काव्य हेतु, काव्य का कारण। अब पूछ रहा है काव्य लक्षण, तो हो जाएगा काव्य की परिभाषा, काव्य का स्वरूप,
काव्य की विशेषताएं, तो ये हो जाएगा काव्य का लक्षण। आइए 93 क्वेश्चन पर। परंपरा का अर्थ रूढ़ि नहीं है और ना ही परंपरा का अर्थ काव्य के संदर्भ में पूर्ववर्ती कवियों का अनुसरण या अंधानुकरण है। परंपरा से तात्पर्य है पूर्ववर्ती इतिहास का बोध। उक्त मत किस पाश्चात्य का है? प्लेटो, अरस्तु, रिचर्ड्स, तो हो जाएगा टी.एस. इलियट। शब्दार्थ सहितो काव्यम किसका है? तो आंख बंद करके भामा को लगा दीजिए, शब्दार्थ सहितो काव्यम, ठीक है, क्योंकि उनका क्या था? काव्य अलंकार था। अब देखिए 95 क्वेश्चन। फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोताज ऋण जल धन, जल में ऋण जल एवं धन जल का क्रमशः अर्थ किया है। तो ये रेणु जी का पूछ लिया गया, तो इसका हो जाएगा सूखा और बाढ़, ठीक है, सूखा और बाढ़। गरीबी अमीरी तो होगा नहीं, कर्जदार और महाजन ये भी नहीं होगा, पत्थर दिल और भावुक ये भी नहीं होगा। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आइए रिचर्ड्स। आंख बंद करके इसको आइए रिचर्ड्स लगा दीजिए आप लोग। आज के प्रश्न थोड़े बड़े बड़े थे, बहुत ही ज़्यादा मैंने लंबे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो क्लास थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की प्रशासनिक शब्दावली के अनुसार अंग्रेजी पदनाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिंदी पदनाम क्या है? तो क्या हो जाएगा हिंदी पदनाम? अगर हम देखें तो ये हो जाएगा उक्त दोनों, ठीक है, सहायक आचार्य भी हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। इतिहास के आधार पर निम्नलिखित में से भाषा का रूप नहीं है, तो भाषा का कौन सा रूप नहीं है? मूल भाषा, जातीय भाषा, प्राचीन भाषा, आधुनिक भाषा, तो हो जाएगा जातीय भाषा इसका रूप नहीं है। टी.एस. इलियट ने अपने किस सिद्धांत का प्रतिपादन रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में किया था? परंपरा का सिद्धांत, व्यक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत, नैर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो पूछा क्या है, किसके विरोध में किया था, ठीक है, किसके विरोध में किया था? तो व्यक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत के विरुद्ध में किया था। सेतु बंध किनके द्वारा रचित रेखाचित्र संग्रह है? क्या सेतु बंध है? तो किसका हो जाएगा? श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी या महादेवी वर्मा। तो अब देखिए सेतु बंध है, तो सेतु बंध, तो यहाँ आंसर होना चाहिए क्या हो जाएगा? श्री राम शर्मा ही होगा सेतु, क्योंकि राम जी क्या लगाते? सेतु लगाते। अगर आपको लग रहा है कि सेतु बंध किसी और की रचना है, अगर मुझसे गलती हुई है तो आप मैसेज कर सकते हैं, इसका आंसर आप लोग भी बता सकते हैं कि सेतुबंध रेखा चित्र किसका है। तो ये रेखा चित्र पूछा है, तो मेरे ख्याल से राम शर्मा हो सकते हैं, या अगर हम देखें तो इसमें भी थोड़ा डाउट है बनारसी दास चतुर्वेदी पर, तो इसको मैं बाद में आपके डाउट जितना भी डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ तक बने रहें, आपने मेरा साथ दिया। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स भी, मैंने कि अगर कुछ त्रुटियां होती तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए रखते हैं। और ओपीएससी पीजीटी में जितने भी सारे प्रश्न थे सभी को मैंने सॉल्व कर दिया है। आप जाके यूट्यूब में देख सकते हैं कि पिछले और भी बहुत सारे क्लासेस मैंने अपलोड किया है। चलिए सभी को धन्यवाद।